हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय सर आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ आपके सामने हिंदी व्याकरण का जो अगला अध्याय लेकर आया हूं वो बड़ा ही बेटा रोमांचक है। वह है वर्ण। वर्ण को हम जो अध्याय लेकर आए हैं उस पे आप सभी बच्चों ने अच्छे प्रकार से ध्यान देना है और उसको समझना है और सीखना भी है बेटा। तो आगे हम काम करने से पहले अगले अध्याय के ऊपर है एक बार हम जो पीछे के जो काम कर चुके हैं, अलंकार और समास व्याकरण के दोनों चैप्टर पूरे हो चुके हैं बेटा। उन दोनों ही चैप्टर के आपने अच्छे प्रकार से सभी बच्चों ने अपना याद करने का और लिखने का कार्य आप सभी बच्चे पूरा कर चुके हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से दोनों ही जो हमारे जो व्याकरण का जो अध्याय था वह सभी को अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया। तो इसी के साथ बेटा आज हम अपने एक नए अध्याय के साथ आगे की अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं और अध्याय है अपना वर्ण। वर्ण वर्ण क्या होते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या होती है बेटा? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं बेटा? वर्ण कहते हैं। छोटी ध्वनि का मतलब जिसको और अधिक टुकड़े न किए जा सके, और अधिक जिसको हम अलग अलग टुकड़ों में विभाजित न कर सके, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेटा उस छोटी से छोटी ध्वनि को, उसे छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके आगे या और टुकड़े न किए जा सके। टुकड़े करना अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देना बेटा, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को अब कहोगे सर वर्ण की परिभाषा होगी, वर्ण कौन से होते हैं बेटा? जितने भी अपने स्वर हैं, जितने भी अपने व्यंजन हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? वर्ण होते हैं बेटा। जैसे ए, ई, उ, क, ख आदि। तो ये क्या है बेटा? ये वर्ण है और ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको टुकड़ों में विभाजित नहीं किए जा सकते। ठीक है बेटा, आप सभी को वर्ण के बारे में पता चल गया। वर्ण की परिभाषा हमारी हो चुकी है। अब आता है वर्ण के साथ भाई वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्ण की जब परिभाषा होगी तो वर्णमाला भी होगी जिसमें सारे वर्ण एक साथ हो, सारे वर्ण इकट्ठे हो, वही तो वर्णमाला होगी। सभी वर्णों को एक साथ व्यवस्थित ढंग से। ठीक बेटा, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जब ये भी हमें पता चल गया भाई वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला कहते हैं। तो अब हमें ये ज्ञात होना चाहिए भाई कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं इसके ऊपर अभी बेटा हम ध्यान दे रहे हैं, इस पे काम करें। जैसे कि बेटा हम स्वर और व्यंजन, ठीक है बेटा, तो अभी इसमें आता है स्वर जो होते हैं हमारे, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक बेटा, ये स्वर और जो व्यंजन होते हैं ना यही वर्णमाला के वर्ण होते हैं। और कितने होते हैं वर्णमाला में? वर्ण 46 वर्ण होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 46 वर्ण होते हैं। अब इस 46 वर्ण में कौन कौन से वर्ण होते हैं हमें इस बात का अच्छी प्रकार से ज्ञात होना चाहिए बेटा। देखिए इसमें जो हम लेखन के आधार पर जो स्वर है, व्यंजन है, जो हम लिखते हैं ना बेटा, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। ना ही हम इसमें संख्या के आधार पर लेंगे, ना इसमें उच्चारण के आधार पर लेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण जब हम बताएंगे तो किसके आधार पर लेते हैं? स्वर और व्यंजन किसके? लेखन के आधार पर। तो स्वर कितने लिखते हैं बेटा हम? स्वर हम 13 लिखते हैं। अब 13 कहां से लिखते हैं? ऐ से एह तक जो लिखते हैं इनकी संख्या 13 होती है बेटा। ठीक है बेटा, दूसरा आता है व्यंजन। इसी प्रकार से व्यंजन का भी जो हम लिखते हैं ना बेटा, व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 33 हम लिखते हैं लेखन के आधार पर। तो 33 में कहां से होते हैं? कै से लेकर है तक जो हम व्यंजन लिखते हैं उनकी संख्या 33 होती है बेटा।
इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं होते बेटा, ये ध्यान रखना। कैसे है तक के जो व्यंजन होते हैं 33 होते हैं, और स्वर और व्यंजन की संख्या को जो लेखन के आधार पे होते हैं उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे बेटा? वर्ण, हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को? ठीक है, अब आगे करते हैं बेटा, हम इसको क्या करेंगे? अब वर्ण के भेद करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, वर्ण के भेद। अब बेटा अभी जो हमने किया था वो आपने लिख चुके होंगे। उसके आगे हमारा आता है वर्ण, वर्ण के भेद। वर्ण की परिभाषा होगी थी बेटा, हम वो कर चुके थे। अब आता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है बेटा? स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद स्वर और व्यंजन होते हैं बेटा। अब हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भाई स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा स्वर, स्वर की परिभाषा करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे अपने इस लेक्चर में कि हम स्वर, स्वर के भेद वो पूरा कर लें। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे व्यंजन के ऊपर बेटा। तो अब स्वर की परिभाषा क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्वर कैसे होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्वरों के ऊपर किसी का कोई भार नहीं होता है। ये किसी के साथ जब इनका उच्चारण किया जाता है तो स्वर ये आपस में एक दूसरे स्वर के साथ मिलकर ही अपना क्या कर लेते हैं बेटा? कार्य पूरा कर लेते हैं। जबकि व्यंजन को अपने आप से नहीं, बल्कि हर व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता होती है, जबकि स्वर को व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो अब आता है भाई स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा देखेंगे बेटा, वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण, अन्य मतलब किसी दूसरे वर्ण कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो किसी अन्य में क्या हो गया? वो व्यंजन हो गया बेटा। वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। स्वरों में किसी अन्य वर्ण की बोलने में सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि स्वर के साथ स्वर ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे अब स्वर ए, आ, ई आदि, ये क्या है बेटा? स्वर होते हैं। स्वर की परिभाषा होगी है, हमें पता चल गया स्वर, ये स्वर होते हैं। अच्छा, अब ये होने के बाद ही हमें पता होना चाहिए कि भाई स्वर कितने होते हैं। देखो बेटा स्वर कितने होते हैं, जब हम लिखते हैं ना, यहां देखो मैंने लिख दिया बेटा ए, आ, ई, ऊ, री। इस प्रकार से हमने ये कहां तक? ऐसे एह तक हम पूरा लिख चुके हैं। जब हम इनको गिनते हैं ना तो बेटा इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है बेटा, 13 हो गई है हमारे, और इनकी संख्या जब 13 हो गई है तो 13 हो गई बेटा, तो 13 जो होती है किसके आधार पे होती है इनकी संख्या? आपको ये बताया गया है भाई स्वर संख्या में 11 होते हैं, बाकी जब आप लिखते हैं तो उनकी संख्या तो बेटा 13 होती है। तो ये 13 क्या होते हैं? 13 के तो ये होती है बेटा परंपरागत या लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 13 होती है बेटा। ठीक है, लेखन या परंपरागत आधार के प्रति जब हम उसको लिखते हैं, कहां से? ऐसे एह तक लिखते हैं, उनकी संख्या 13 होती है, और 13 की जो संख्या होती है उसे कहते हैं परंपरागत या लेखन के आधार पर स्वरें 13 होते हैं बेटा। पता चल गया 13 की संख्या कितनी होती है। दूसरा आता है भाई, हमें आपको अनुमान सभी बताते हैं भाई स्वर 11 होते हैं। तो 11 किसके आधार पे होते हैं बेटा? वो संख्या के आधार पे होते हैं। किसके आधार पे? संख्या के आधार पर। तो इसमें हम क्या करेंगे? संख्या के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ 13 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ 11 हो गए हमारे पास, तो ये 2 जो स्वर है ये कौन से नहीं है इनमें से, और ये 2 को क्या नाम दिया गया है? यही आ रहा है बेटा आपके दिमाग में सभी के क्वेश्चन कि यहाँ 13 बता दिया है, आपने 11 कर दिए, कितने कम हो गए बेटा? मैंने 2 कम हो गए ना। तो अब 2 कौन कौन से हो गए बेटा?
ये हमारे जो स्वरों के जो अंतिम में जो लिखे जाते हैं बेटा, स्वर के अंत में क्या अंग और ए, ये दो लिखे जाते हैं। इन दोनों को संख्या के आधार पर हटा दिया जाता है और इनको क्या नाम दिया गया बेटा, अयोगुआ। क्या कहते हैं इन्हें, अयोगुआ कहते हैं। अंग और ए को क्या कहा गया बेटा, अयोगुआ कहा गया है। इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, संख्या के आधार पर जब स्वरों की संख्या गिनी जाती है तो अंग और ए दोनों को हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये अयोगुआ होते हैं बेटा। ठीक है, अब हमारी संख्या 11 होगी बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अगला आता है कि भाई उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं बेटा, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा, 10 होती है। अब आप फिर कहेंगे सर आपने पहले 13 लिख दिए, फिर 11 लिख दिया, आप 10 लिख दिए, अब तो और भी कम आ गए। तो 10 में कौन से होते हैं? अब अंग और ए हटाने के बाद अपने पास कितने स्वर बच गए बेटा, 11 बच गए ना। अब इनमें से एक कौन सा हटाएंगे जो उच्चारण के आधार पर हमारे 10 संख्या होगी, तो उनमें से हम किसको हटा देंगे बेटा, री को हटा देंगे। किसको, री। क्यों हटा देंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा में, किसमें बेटा, संस्कृत भाषा में उच्चारण के आधार पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम इसमें हटा दिया तो अब कितने बच गए, 10 बच गए। 10 किसके आधार पर हो गए, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो गए बेटा आपको। अब आपको पता लग गया भाई 13 स्वर होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, परंपरागत या लेखन के आधार पर होते हैं। 11 किसके आधार पर होते हैं, संख्या के आधार पर स्वर और संख्या 11 होती है, जिसमें अंग और ए को हटा दिया जाता है और अंग और ए को क्या कहते हैं बेटा, अयोगुआ कहते हैं। हो गया बेटा। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं। 11 में से एक हट गया, कौन सा, री। ठीक बेटा, यहां तक का सभी को समझ में आ गया बेटा। अब आप कहोगे सर आपने जो अयोगुआ जो लिखा हुआ है ये क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है, हम इसको किस में गिनेंगे? ठीक है बेटा, तो अयोगुआ जो होते हैं ना बेटा, ये स्वरों के अंत में और व्यंजन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, स्वर के अंत में और व्यंजन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इनकी, आपको भाई लिखेंगे कहां किस प्रकार से। अब आता है अयोगुआ। अयोगुआ किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे वर्ण होते हैं, अयोगुआ ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगुआ कहते हैं। क्या होते हैं? न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, अयोगुआ कहते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। तो आपको ये पता चल गया अयोगुआ किसे कहते हैं। अब ये हम देखेंगे कि अयोगुआ कितने होते हैं। ठीक है बेटा, तो अयोगुआ कितने होते हैं अब हम वो आपके सामने लिखकर आपके सामने पेश करते हैं। तो जब तक इनको नोट करो बेटा। बेटा हम अयोगुआ के बारे में लिख रहे थे, तो अयोगुआ की जो परिभाषा हमने आपको बताई थी वो सभी लिख चुके होंगे। तो अब आता है हिंदी में 3 वर्ण ऐसे हैं जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन से हैं जो न स्वर में आते हैं न व्यंजन में होते हैं? पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, प्रयोग होते हैं बेटा, लेकिन पूर्ण रूप से न स्वर कह सकते हैं हम उनको, न ही व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन से आते हैं बेटा? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अयोगुआ में जो हमने अंग और ए जो हमने बताए थे बेटा, इन दोनों का नाम हमने आपको अयोगुआ बताया था बेटा। ठीक है, तो अब जो इनके जो ये जो बेटा चिन्ह है हम इनके बारे में वर्णन करें। ठीक है, जो इस प्रकार से जो ऊपर जो बिंदी लगी हुई होती है ना, हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया हंस लिख दिया, मंद लिख दिया, और हम कहेंगे ऊपर बिंदी लगा दें, तो बिंदी क्या होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं? तो उस जो हम बिंदी किसी भी शब्द को लिखते हैं ऊपर बिंदी जो लगाते हैं ना, उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहेंगे बेटा? अनुस्वार कहते हैं। और उसमें क्या होता है? अंग होता है। जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो बिंदी होती है हल्की सी, उसे क्या कहेंगे?
अनुस्वार कहते हैं। अच्छा, अब आता है भाई अनुस्वार जो होते हैं इनका उच्चारण क्या है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु नाक के द्वारा बाहर आता है, इसमें नाक के द्वारा उन ध्वनियों का उच्चारण होता है। किसका होता है बेटा, अनुस्वार में। अनुस्वार की परिभाषा क्या होगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस केवल नाक से निकले, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु सांस केवल नाक से निकलता हो। किससे, नाक से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस केवल नाक से बाहर निकलते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं बेटा। ठीक है, पता चल गया परिभाषा। जैसे हमने लिखा है इसको नाक के द्वारा इसका उच्चारण होता है बेटा। जैसे हमने लिख दिया हंस, ऊपर बिंदी लिखी हुई बेटा, तो इस बिंदी को हम क्या कहेंगे, बिंदी न कहकर क्या कहेंगे बेटा, अनुस्वार कहते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं जो उनका उच्चारण करते हैं तो कहां से निकलती है बेटा, उनकी नाक के द्वारा बेटा उनका उच्चारण होता है। कंगना है, मंद है आदि, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं। पता चल गया बेटा इसका। दूसरा आता है हमारे पास अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है बेटा, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं ना बेटा और हम कहते हैं ऊपर चंद्र बिंदु लगा दो भाई, ये इस प्रकार के चंद्र में जो बिंदु लगाया जाता है ना बेटा उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं चंद्र बिंदु को बेटा, अनुनासिक। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, हमने अनुस्वार का पता चल गया। अब किसका होगा बेटा, अनुनासिक। अनुनासिक जिनको चंद्र बिंदु कहा जाता है उनका उच्चारण स्थान क्या होगा बेटा, उच्चारण स्थान होता है उनका नाक और मुख के द्वारा। कहां से होगा, नाक और मुख के द्वारा उनका उच्चारण स्थान होता है। तो अब इसकी परिभाषा में हम क्या करेंगे बेटा, जब सांस की हवा कुछ तो नाक से निकलती है, जब सांस की हवा कुछ नाक से निकले, कुछ मुख से और कुछ किसके द्वारा, कुछ नाक से निकले और कुछ मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहेंगे, अनुस्वार कहते हैं। कुछ नाक से कुछ मुंह के द्वारा जो वायु बाहर निकलती है ना, जिनका उच्चारण करते समय उन्हें अनुनासिक या कहते हैं। और अनुनासिक का जो चिन्ह होता है क्या होता है बेटा, चंद्र बिंदु भी कह देते हैं उसको बेटा। तो ये जिसके ऊपर होता है वो क्यों, कौन सा चिन्ह होता है, ये अनुनासिक होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक और मुख के द्वारा होता है बेटा। जैसे आंख, चांद, दांत आदि ऐसे शब्द हैं जिन पे इस प्रकार से जो चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है उनका उच्चारण स्थान नाक और मुख दोनों के द्वारा होता है और उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहेंगे, अनुनासिक। हो गया बेटा, यहां तक का समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसके बाद में नंबर 3 पे आता है हमारे पास विसर्ग। विसर्ग क्या होगा बेटा, विसर्ग होगा ये। तो विसर्ग कहां प्रयोग होता है और ये किस प्रकार से होते बेटा, देखो बेटा जैसे हमने लिखा था यहाँ पर एह, इसके बाद में दो छोटी छोटी जो बिंदी है ना बेटा, इन्हें ही कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इन्हें विसर्ग कहते हैं। और ये किन शब्दों के बाद में लगता है, ये संस्कृत भाषा के शब्दों के बाद में प्रयोग होते हैं। और इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, इसमें जो हम पढ़ते हैं तो किसकी ध्वनि निकलती है, उसमें है की ध्वनि होता है। तो इसका उच्चारण, तो इसमें ये जो विसर्ग होते हैं इसमें किसकी ध्वनि आपके उच्चारण करते हैं, तो हम है की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका क्या होगा बेटा, विसर्ग में ये संस्कृत भाषा के शब्दों के बाद लगती है, किसी भी शब्द के बाद यदि इस प्रकार से जो लगते हैं वो विसर्ग कहलाती है और उसका विसर्ग का उच्चारण स्थान है होता है। ठीक है बेटा, अभी हमने जो पढ़ा था बेटा अयोगवा के बारे में पढ़ा था। अयोग्य की हम परिभाषा कर चुके हैं, अंग और एक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आता है हिंदी में 3 वर्ण ऐसे थे जो न स्वर है न व्यंजन है। तो ये कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, जो हम कर चुके हैं बेटा। तो इनका पूरा हो गया बेटा। अब हम इसके बाद में आगे जो चलते हैं वो आएगा बेटा हमारे वर्ण में जो हमने किया था, इसके जो भेद स्वर है, स्वर की परिभाषा हो गई है। अब हम करेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे बेटा, जब तक आप ये नोट करो, फिर हम करते हैं स्वर के भेद। हाँ बेटा, ये आपने लिख लिया होंगे सभी ने। तो आज हमने अपने इस कक्षा में जो भी किया है, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर के बारे में हमने ज्ञात किया। भी परंपरागत या लेखन के आधार पर, संख्या के आधार में, उच्चारण के आधार पर, अयोगवा,
आज के लेक्चर में हमारा जितना भी वर्ण के ऊपर जो भी हम काम कर चुके हैं, उस कार्य को सभी बच्चे अच्छी प्रकार से अपना याद करने का और लिखने का कार्य पूरा करें। अगला जो हमारा जो लेक्चर आएगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम करेंगे बेटा स्वर और स्वर के भेद। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लिए आप तैयार रहे बेटा। आपने जो अच्छी प्रकार से जो ध्यानपूर्वक जो सुना समझा, उसके लिए आप सभी बच्चों का बार बार धन्यवाद। थैंक यू।